हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डे 4 टारगेट 4। ठीक है, बहुत से बच्चों ने देखा डे 3। ठीक है, आज हम लोग डे 4 का टारगेट करने वाले हैं। यानी जो डे 4 का टारगेट मैंने आपको दिया था, आज उसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस करी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक तो व्यूज़ कम हो रहे हैं, लोग देखना कम कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है? जो लोग देख रहे हैं ना इस क्लास को, वो इंगेज कर रहे हैं। उनके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे हैं कि वो इतना इंगेजमेंट। कोई कह रहा है मेरे इतने क्वेश्चन सही हो गए, इतने से एक बच्चा कह रहा है कि मैं इतने मार्क्स ले आके मतलब ले आया हूँ, इसमें इतने सारे सवाल सही हुए हैं। कुछ बच्चों के तो मैसेज भी आए मेरे पास पर्सनली। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखे कि आप इस इंगेजमेंट में आप इसका हिस्सा बन रहे हो। आप कहीं ना कहीं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, वो भी रीडिंग करने के बाद। ऐसा नहीं कि बस हम आगे वीडियो देख रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं, आप रीडिंग करके आ रहे हो और रीडिंग करने के बाद आप प्रैक्टिस करो। ये बहुत अच्छी चीज़ है, राइट? तो चलो, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सब अब हम लोग इसीलिए तो आते हैं यहाँ पे, और कोई ज़्यादा बातें थोड़ी ना करनी है। बाकी बातें किसी दिन कर लेंगे, तो अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1861। तो एक फैक्ट तो यहां से पता लग गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हो रही है? 1861 में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको ये पता लग गया। ठीक है, तो किसने करी थी? जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, लॉर्ड कर्जन या दयाराम साइनी? सभी को पता होगा अलेक्जेंडर कनिंघम ने करी। तो प्लीज, अगर जैसे मान लो जो कोई क्वेश्चन नहीं याद हो रहा है, मैं पूरे टॉपिक की प्रैक्टिस करा दूंगा आज आपकी। बहुत सारे क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं, तो डोंट वरी। ठीक है, मेरे चश्मे के ऊपर आ गया एक कीड़ा। वेट, चलो। अंडर विच मिनिस्ट्री डज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फंक्शन? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है? तो ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करती है। क्लियर? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सिंपल सा सवाल है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इन विच ईयर वॉज द एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पास्ड? एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब आया? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब आया? पता है किसी को? 1904 में आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लियर? आगे बढ़े तो तेजी से करना है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे सवाल करेंगे, सही रहेगा। द एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1904 वॉज पास्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वायसराय? किसके वायसराय के समय? कौन उस समय वायसराय था? यानी 1904 का प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान आया? तो उस वायसराय का जो नाम है, उस वायसराय का नाम है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, आई थिंक पता होगा आप लोगों को। नहीं पता था कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन करा है, विच डायरेक्टर जनरल ऑफ द एएसआई, डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपॉइंटेड फ्रॉम 1902 इज नोन फॉर ब्रिंगिंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज? 1902 से नियुक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के किस महानिदेशक को सबसे बड़े बदलाव लाने के लिए जाना जाता है? सबसे बड़ा बदलाव किस महानिदेशक के रूप में आया? सबसे बड़े बदलाव कौन लेके आया? ध्यान रखना, एक तो 1902 में कौन अपॉइंट हुआ है पता है? 1902 में अपॉइंट हुए थे जॉन मार्शल। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। चलो, कह रहा है विच इज द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम लोकेटेड? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? बताओ कहां पे स्थित है, किसी को पता है? ये सारे सवाल प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, टोटल प्री ओरिएंटेड है। इन्हीं में वो स्टेटमेंट वाइज बना के पूछ सकता है ना? चलो प्रैक्टिस करते रहो, बहुत सही रहेगा अपने लिए। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? बताओ। भोपाल में है, वेरी गुड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल वही, कौन सा सिंधु सभ्यता के लिए उपयोग किया जाने वाला नाम नहीं है? यानी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम इनमें से किसका यूज नहीं करते हैं? हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, बिल्कुल। हम देखो, हम हड़प्पा सभ्यता तो कहते ही कहते हैं। क्लियर? हम सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। क्लियर? हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, क्या हम उसे लौह युगीन सभ्यता कहते हैं? नहीं, लौह युगीन सभ्यता इसे नहीं कहा जाता है। सो आंसर हो जाएगा यही हमारा। ठीक है, बाकी सब कहते हैं। द इंडस सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज विच स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? सिंधु सभ्यता को शहरीकरण के किस चरण के रूप में जाना जाता है?
शहरीकरण के किस चरण के रूप में, फर्स्ट अर्बनाइजेशन या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ, ध्यान रखना प्रथम नगरीय इसे बोला जाता है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन। चलें आगे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वॉज द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हम इसकी गिनती करते हैं। कौन सी ऐसी पहली साइट है जो खोजी गई है, विच वॉज द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल कौन सा है। तो पहला स्थल जो खोजा गया था वो हड़प्पा ही था, और इसकी खोज किसने करी थी पता है, इसकी खोज करी थी 1921 में। पहली बात तो ये ध्यान रखना, और किसने करी थी, तो मैं नाम लिखे दे रहा हूं, दयाराम साहनी। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट सवाल है, आपका रिवीजन हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज किस वर्ष की गई, हड़प्पा डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी। तो अपने आप में ये सवाल देखो बन रहा है ना, हड़प्पा डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी, अपने आप में क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल रहा है। तो कब की गई थी, 1921, ध्यान रखेंगे, याद हो गया 1921 में। चलो, मान लो जो कुछ कोई, मान लीजिए कोई फैक्ट मुझसे अगर गलत हो जाए तो प्लीज मैसेज मी, प्लीज कमेंट, कुछ भी करिए, लेकिन उसे सही करने सबसे हम लोगों का काम क्या है, कुछ भी मान लो गलत हो रहा है तो वो सही हो जाए, बाकी चीजें हम लोग पढ़ते चल रहे हैं, ठीक है, ओके। विच वॉज द सेकेंड साइट डिस्कवर्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता में खोजा गया दूसरा स्थल कौन सा था, दूसरा स्थल कौन सा खोजा गया है पता है किसी को, तो दूसरा स्थल जो खोजा गया था वो था मोहनजोदड़ो। ठीक है, अच्छा ठीक है, मोहनजोदड़ो तो था, लेकिन ये खोजा क्या पता, ये खोजा गया था 1922 में, और इसकी खोज करी थी राखाल दास बनर्जी ने, राखाल दास बनर्जी। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर हो गया। चलो, हु डिस्कवर्ड मोहनजोदड़ो इन 1922, तो राखाल दास बनर्जी। क्लियर, याद हो गया। रिवाइज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिवीजन, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो की खोज के समय एएसआई के जनरल डायरेक्टर जनरल कौन थे, एएसआई के डायरेक्टर जनरल कौन थे, वो भी इस टाइम पे जिस समय खोजा गया था, उस टाइम पे एएसआई के जो डायरेक्टर जनरल थे उनका नाम था जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल कब बने थे, 1902 में। ठीक है, ध्यान रखना, बताया अभी ऊपर सवाल किया हम लोगों ने। अकॉर्डिंग टू द कार्बन 14 डेटिंग, व्हाट इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड पीरियड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कार्बन 14 डेटिंग के अकॉर्डिंग यूनिवर्सली एक्सेप्टेड पीरियड कौन सा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो इसका आंसर पता क्या होगा, आई थिंक सभी को पता होगा, बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा होगा। तो सभी जगह माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1700 कुछ ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो 2500 से इसको मान के चलते हैं हम 1700, तो कहाँ पे है 2500 से 3500 भी मान सकते हैं कई जगह पे, तो 1700 के आसपास तक हम इसको मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कब 2500 से 1700, ये ठीक है, ये आंसर हो जाएगा अपना। अब देखो, ये हो सकता है सवाल आपसे ना पूछे क्योंकि ये बहुत जगह अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, लेकिन जो मुझे पता था कार्बन 14 डेटिंग के अकॉर्डिंग ये मानते हैं इसको। ठीक है, बहुत जगह 2300 से, बहुत जगह आपको ऐसा मिलेगा 2300 ईसा पूर्व से, बीसी से लेकर 1900 तक। ठीक है, बीसी न लिखो यहाँ पे, वेट एक सेकंड रुकना, 1900 ईसा पूर्व। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंसीडर्ड द पीक फेज, चरम स्थिति ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो पीक फेज पता किसे बोला जाता है, पीक फेज ही इसे बोला जाता है 2300 से 1900 ईस्वी के बीच में, कि ये एक इसका चरम स्थिति थी उस समय की। ठीक है, तो ये वही है, बहुत जगह ये भी देखने को मिलता है आपको इस वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग वर कंटेम्पररी सिविलाइजेशन टू द इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी, समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी, सभी को पता होगा, मेसोपोटामिया, मिस्र, ठीक है, सिंधु घाटी के समकालीन सभ्यताएं थी। आई थिंक क्वेश्चन विजिबल है ना यार, क्वेश्चन तो विजिबल होगा ना आप लोगों को अभी, ठीक है, लेकिन ऐसे में पता क्या होता है, ऐसे में बहुत ज्यादा वो हो जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द माधो स्वरूप वत्स, ठीक है, सवाल है, अकॉर्डिंग टू द माधो स्वरूप वत्स व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन।
ये सवाल डिफरेंट है एकदम। माधव स्वरूप वत्स, अच्छा ये सवाल पता कब आते हैं, ये सवाल जब एग्जाम टफ बनाना हो, जब पेपर टफ होगा तब इस तरीके के सवाल आएंगे, तो ध्यान रखना, मैं फिर भी कराए दे रहा हूँ। माधव स्वरूप वत्स के अकॉर्डिंग जो टाइम पीरियड था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो ये था 3500 से 2500 के बीच में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ईसा पूर्व के बीच में, बिल्कुल। और इंडस वैली सिविलाइजेशन बाय जॉन मार्शल, यानी व्हाट पीरियड वाज असाइंड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन बाय जॉन मार्शल ने क्या बोला है, जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता को पता कौन सा टाइम दिया है, 3200 से 2750, 3250 से 2750 बीसी के बीच में दिया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर पेपर टफ हो गया तो आ सकता है, ठीक है, इस वजह से मैं इसको करा रहा हूं। किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता का काल 2800 से 2500 ईसा पूर्व होने का अनुमान लगाया, अर्नेस्ट मैके ने लगाया है, ठीक है। चलो, अकॉर्डिंग टू द मॉर्टिमियर व्हीलर, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मॉर्टिमर व्हीलर के द्वारा जो टाइम दिया गया था वो था 2500 से 1700। ये मत याद करना, मैं तेजी से करा देता हूं, एक बार देख लेना केवल, ठीक है। गैड ने बोला था 2350 से 1700, 2350 से 1700, ठीक है, ओके। गैड ने क्या बोला, 2350 से 1700, ये मॉर्टिम व्हीलर का है, बाकी ये किसका था, अर्नेस्ट मैके का था। चलो, फेयर सर्विस ने क्या बोला है, फेयर सर्विस ने जो बोला था वो था 2000 से 1500, ये आंसर हो जाएगा। बाकी ये रिवाइज करना है इनको, मैं देखो ये रटना नहीं, ये पूछा जा सकता है, इस वजह से मैंने करा दिया। व्हाट वाज द ओवरऑल शेप ऑफ एरिया कवर्ड बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता के स्थलों का आकार कैसा था, तो स्थलों का जो आकार बोला था त्रिभुजाकार माना जाता है। क्या माना जाता है, त्रिभुजाकार। कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा को चिन्हित करता है, नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री कौन सी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री कौन सी, उत्तरी बाउंड्री पूछ रहा है, उत्तरी बाउंड्री मांडा। और ये कहां पे है मांडा, मांडा कहां पे है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में हो, किस नदी के किनारे है, चिनाब, ठीक है, मांडा किस नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे है। उत्तरी स्थल मांडा किस नदी पर स्थित है, तो देखो चिनाब नदी पर स्थित है। अपना एक सवाल कवर हो गया, ठीक है। चले, मांडा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, तो जम्मू में है, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी कवर किया अपन लोगों ने, जम्मू में है, वेरी गुड। कह रहा है सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो दैमाबाद है, ध्यान रखना ये दैमाबाद है। और दैमाबाद सबसे पहले तो कहां पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है दैमाबाद। और किस नदी के किनारे है, गोदावरी, किस नदी के तट पर स्थित है, गोदावरी। तो देख लो दैमाबाद, दक्षिणी स्थल दैमाबाद किस नदी के तट पर है, तो गोदावरी तट पर। क्लियर हो गया अपना ये सवाल, समझ आ गया, आई थिंक समझ आ रहा है, इजी है, मतलब बहुत टफ नहीं है, मैं बहुत सरल तरीके से आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि याद हो जाए, फैक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दक्षिणी सिंधु स्थल दैमाबाद किस राज्य में है, महाराष्ट्र। क्लियर हो गया अपना, महाराष्ट्र आंसर। फिर कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा को चिन्हित करता है, तो पूर्वी सीमा कौन सी है बताओ, पूर्वी सीमा कौन सी होगी, सुतकांगेडोर, आलमगीरपुर, मांदा दैमाबाद तो नहीं होनी, क्योंकि मांदा कैसी हो गई सभी को पता है, उत्तरी, ठीक है, दैमाबाद कैसी हो गई, दक्षिणी, ठीक है। तो अब कौन सी होनी है इसमें से, सुतकांगेडोर आलमगीरपुर में से होगा। पूछा कौन सा है, पूर्वी सीमा पूछा है, पूर्वी सीमा कौन सी है, आलमगीरपुर है, ठीक है, आलमगीरपुर में। ये कहां पे है, तो ये ध्यान रखना मेरठ में है, पहली चीज मेरठ में भी। और किस नदी के तट पर है, हिंडन, क्लियर, किस नदी के तट पर हो गया, हिंडन नदी के तट पर। चलें आगे, ये कुत्ते भौंक रहे हैं चलो कोई नहीं, अपन लोग करते हैं। आलमगीरपुर द ईस्टर्न साइड इज लोकेटेड नियर विच, किस शहर के निकट है, तो मेरठ, ठीक है। अब मैं क्लियर हो गया, मेरठ के पास है। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है अपना, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज आलमगीरपुर सिचुएटेड, तो आलमगीरपुर किस नदी के, हिंडन नदी के तट पर है, ये भी अपन ने देख लिया, क्लियर। कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा की बात करता है, तो अब देखो ये तो भाई साहब अपने हो गए पूर्वी, आलमगीरपुर है ना। अब ये देसापुर कोट दीजिए से मतलब नहीं, कांगेडोर जो है वो पश्चिमी है, और ये बलूचिस्तान में है, ध्यान रखना ये कहां पे है, बलूचिस्तान, ठीक है। दास्क नदी के तट पर इसको बोला जाता है, दास्क नदी है। तो अब इसमें सवाल भी यही होगा, किस नदी के तट पर है, तो दास्क नदी के तट पर है, ठीक है। पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर किस क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में है, तो बलूचिस्तान,
क्लियर, हम लोग 35 क्वेश्चंस कर चुके हैं विद इन 14 मिनट, ठीक है। और ये सवाल पूछे जाते हैं, इससे पूरा आपका रिवीजन हो रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का रिवीजन हो जाएगा, डोंट वरी, बस आप एक दो बार रिवाइज कर लेना इसको। फिर कह रहा है विच ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स सपोर्ट द थ्योरी ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब कह रहा है विद्वानों को कौन सा समूह सिंधु सभ्यता के विदेशी उद्भव के सिद्धांत की समर्थन करता है। तो सिंधु सभ्यता मतलब विदेशों से आई है ऐसा करके, तो इसका समर्थन कौन कौन करता है मैं नाम बताता हूँ। मार्शल, व्हीलर, गोल्डन चाइल्ड, क्रेमर, डी कौसाम्बी, HD सांकलिया। तो इसमें देखो मार्शल है, कहीं पे है, व्हीलर भी है, गोल्डन चाइल्ड, बस यही लगा दो, ठीक है। और कौन कौन स्वदेशी उद्भव की बात करता है, यानी विद्वान विदेशी उद्भव के सूचीबद्ध, विदेशी नहीं करता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान विदेशी उद्भव सिद्धांत के तहत सूचीबद्ध नहीं है। तो क्रेमर करते हैं, ठीक है, डी कौसाम्बी करते हैं, HD संकालिया करते हैं, अमलानंद घोष जो है ये नहीं करते, ये कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो स्वदेशी उद्भव है। क्लियर, चलो। फिर कह रहा है कि विद्वानों का कौन सा समूह स्वदेशी उद्भव सिद्धांत का समर्थन करता है। तो स्वदेशी उद्भव सिद्धांत का समर्थन कौन कौन करता है, एक बार नाम देख लेते हैं, ध्यान रखना। अमलानंद घोष, DP अग्रवाल, ये डी कौसाम्बी, HD संकालिया नहीं, ये दो लोग हैं। इसमें भी दो नाम और मैं आपको बता देता हूं, एक है इसमें एक लोग हैं SR राव, ठीक है, और एक नाम और इंपॉर्टेंट है आलचिन दंपति। देखो पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन जब इतना कर लिया है तो एक बार नाम अगर हम लोगों के सामने एक दो बार नोट्स में आएगा ना, तो आंखों के सामने, अगर एग्जाम में हॉल में आ जाएगा ना आंखों के सामने, तो हम लोग उससे सही कर लेंगे। चलो, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, हु वर द क्रिएटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्रिएटर कौन था, निर्माता कौन था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो लक्ष्मण स्वरूप, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने आर्यों को माना है, ठीक है। और गोल्डन चाइल्ड एंड व्हीलर, ये पता किसे मानते हैं, क्वेश्चन है, गार्डन चाइल्ड एंड व्हीलर कंसीडर विच पीपल एज द क्रिएटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी गोल्डन चाइल्ड और व्हीलर किन लोगों को सिंधु सभ्यता का निर्माता कहते हैं, ये सुमेरियन को कहते हैं। इन्हें कहते हैं सुमेरियन को, ध्यान रखना, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द राखाल दास बनर्जी, अकॉर्डिंग टू द राखाल दास बनर्जी, हु वर द क्रिएटर ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन का क्रिएटर कौन है, तो वो द्रविड़ियन को मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ियन थे, ठीक है। चलो, सिंधु सभ्यता की नगर योजना में सड़कों के लिए किस प्रणाली का पालन किया गया था, रेडियल, ग्रिड, सर्कुलर या जिगजैग, बताओ। ग्रिड प्रणाली, वेरी गुड, सभी ने पढ़ रखा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था। चलो, सड़कों में किस प्रणाली का यूज किया गया, तो ग्रिड प्रणाली का यूज किया गया। चलो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। विच वॉज अ की फीचर ऑफ इंडस टाउन प्लानिंग रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट। पर्यावरण के संबंध में सिंधु नगर योजना की एक प्रमुख विशेषता क्या थी, इनमें से क्या विशेषता थी। बड़े पैमानों पर वनों की कटाई, ये विशेषता हो ही नहीं सकती। शहर के केंद्रों में औद्योगिक क्षेत्र, ये भी विशेषता नहीं हो सकती। कोई खुला स्थान नहीं, ये भी विशेषता नहीं हो सकती। इन्वायरमेंट फ्रेंडली अरेंजमेंट। चलो, पर्यावरण के संबंध में सिंधु नगर की योजना की विशेषता हो गई। अगला सवाल है, व्हाट वाज अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन हाउसेस रिगार्डिंग वाटर मैनेजमेंट। जल प्रबंधन के संबंध में सिंधु सभ्यता के घरों की प्रमुख विशेषता क्या थी, जल प्रबंधन के संबंध में। तो जल प्रबंधन के संबंध में सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या मानी जाती है, पता है आप लोगों को। हर कमरे में खुले कुएं थे, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी, जल निकासी का कोई प्रावधान नहीं, आंगन में बारिश के पानी का संग्रह। तो आंगन में बारिश का पानी संग्रह होगा तो ये अच्छी व्यवस्था है। हर कमरे में कुआं तो बना नहीं सकते हो, जल निकासी का प्रावधान ऐसा कोई होता नहीं कि प्रावधान ही ना दो, तो ये अच्छी व्यवस्था थोड़ी होगी, यही विशेष प्रावधान माना जाता है। जल निकासी की एक अच्छी व्यवस्था दी गई थी। सरल सवाल था, वेयर डिड द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस जनरली नॉट ओपन इन इंडस सिटी। सिंधु शहरों में घरों के दरवाजे और खिड़कियां आमतौर पर कहां नहीं खुलते थे, आमतौर पर कहां नहीं खुलते थे। दरवाजे और खिड़कियां आंगन की ओर खुलते थे, पीछे गली की ओर खुलते थे, बालकनी की ओर खुलते थे, लेकिन मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, ये ध्यान रखना है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कह रहा है कि हड़प्पा के घरों की सामान्य विशेषताएं कौन सी थी, कौन सी सामान्य विशेषताएं थी। तो आप आंगन देखोगे, वेरी गुड, आप रसोई घर देखोगे, आप
दरवाजे देखोगे, खिड़कियां देखोगे, स्नान घर देखोगे, 4-5 कमरे देखोगे, सीढ़ी वाले घर देखोगे, ये सारी कोई विशेषताएं होती थी। कौन सी विशेषताएं? ढकी हुई नालियां देखने को मिलेंगी आपको, पक्के मकान देखने, केवल एक कमरे वाले घर नहीं, सभी शहरों में कच्चे मकान नहीं, कोई स्नानाघर नहीं, तो यही हो जाएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई स्नानाघर ही ना हो, तो ये भी नहीं होगा। केवल एक ही कमरा हो घर में, ऐसा भी नहीं हो सकता। सभी शहरों में कच्चे मकान हो, ऐसा भी नहीं हो सकता, यही होगा। चलो, एक मानक हड़प्पा घर में आमतौर पे कौन से घटक पाए जाते हैं? एक स्टैंडर्ड घर की अगर हम बात करें तो उसमें कौन से घर पाए जाते हैं, घटक पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, आंगन, रसोई घर, स्नान घर और 4-5 कमरे और सीढ़ी, ये चीजें पाई जाती हैं। केवल एक रसोई घर से कोई मतलब नहीं है, कोई आंगन ही ना हो, ऐसा भी नहीं है, और केवल एक स्नानाघर हो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, होते थे स्नान घर। फिर अगला सवाल कह रहा है, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स वाज अ टिपिकल इंडस सिटी डिवाइडेड? एक विशिष्ट सिंधु शहर को कितने भागों में विभक्त किया गया? तो 2 भागों में हम बांटते थे, 2 पार्ट्स में बांटते थे, जिसको हम कहते थे पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, है ना। जिसको पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला बोला जाता था। दुर्गीकृत, एक दुर्गीकृत होता, जैसे ऐसे कहते थे, एक होता था पश्चिमी टीला, एक होता था पूर्वी टीला, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। जब हम पश्चिमी टीला की बात करते हैं तो ये होता था दुर्गीकृत, ये दुर्गीकृत होता था, ये होता था शासक वर्ग के लिए, ऐसा मानते हैं हम लोग, ये शासक वर्ग के लिए था, और इसमें दुर्ग नहीं होता था। ये आम जनता के लिए रहता होगा, ये भी हो सकता, आम जनता इसमें रहती होगी। चले आगे, कुछ एक्सेप्शन वगैरह भी रहते हैं तो वो अलग बात है। सिंधु शहर में पश्चिमी टीला किसके लिए माना जाता था? तो पश्चिमी टीला जो माना जाता था, रूलिंग क्लास के लिए माना जाता था, दुर्गीकृत होता था। और पूर्वी टीला आम जनता के लिए माना जाता था, कॉमन पीपल। ठीक है, कर चुके हैं अपन लोग। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, किन स्थलों पर विशिष्ट पक्के मकानों के बजाय कच्चे मकान मिलते हैं? बताओ, किन इनमें से कौन से स्थलों पर पक्के मकानों के बजाय हमको कच्चे मकान मिले हैं? तो ध्यान रखना, कालीबंगा और रंगपुर में हमको कच्चे मकान मिले हैं, कालीबंगा और रंगपुर में। और मैं आपको बता देता हूं, जब कालीबंगा की बात आए तो कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा राजस्थान में है, और रंगपुर की बात आए तो रंगपुर गुजरात में है। ठीक है, अब मैं इसी समय हड़प्पा बता दूं, मोहनजोदड़ो बता दूं, लोथल बता दूं, सुरकोटदा बता दूं, चंदूदड़ो बता दूं, धौलावीर बता दूं, सब भूल जाओगे। एक एक दो दो ऐसे ऐसे करके याद करते चलो, ठीक है। किस स्थल पर पूर्वी टीला भी दुर्गीकृत पाया गया? कौन सा ऐसा जगह था जहां पे पूर्वी टीला भी दुर्गीकृत था? कालीबंगा। ठीक है, ध्यान रखना, कहां पे है कालीबंगा? राजस्थान। रंगपुर कहां पे है? गुजरात। चलो, फिर सवाल कह रहा है, इन स्थलों पर पूरा क्षेत्र एक ही दुर्ग के अंदर था? सवाल देखो, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे कच्चे मकान मिले, केवल पक्के मकानों के बजाय कच्चे मकान मिले? कालीपुर, रंगपुर, कालीबंगा और रंगपुर। ठीक है, पूर्वी टीला कहां पे दुर्गीकृत नहीं था? कालीबंगा में नहीं था, कालीबंगन में नहीं था। ठीक है, पूर्वी टीला दुर्गीकृत नहीं था, पूर्वी टीला भी दुर्गीकृत पाया गया, मतलब दुर्गीकृत था, फोर्टिफाइड था कालीबंगा में। ठीक है, अब सवाल पूछ रहा है, पूरा क्षेत्र ही एक दुर्ग के अंतर्गत हो गया? पूरा क्षेत्र, संपूर्ण क्षेत्र एक ही दुर्ग के अंतर्गत था, चाहे पश्चिमी टीला चाहे पूर्वी टीला जो भी मान लो, पूरा क्षेत्र एक ही दुर्ग के अंदर माना गया, वो था लोथल और सुरकोटदा में। क्लियर? लोथल और सुरकोटदा में। मैं इसे क्लियर करता हूँ, एक सेकंड रुकना, वेट। लोथल और सुरकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट विच साइट वॉज नो एविडेंस ऑफ फोल्ट? किस स्थल पे सिटाडेल का कोई भी साक्ष्य में नहीं मिला? तो चंदूदड़ो। ध्यान रखना, यहां पे हमें कोई भी सिटाडेल का साक्ष्य नहीं मिला है। कौन सा ऐसा क्षेत्र था, जैसे पूर्वी टीला पश्चिमी टीला हम लोग करते हैं, वो ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा। ध्यान रखना, ये 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे इस सवाल का मतलब क्या है, देखो जैसे ये सवाल है कि पूर्वी टीला भी दुर्गीकृत था, जैसे मान लो ये पूर्वी टीला हो गया, ये पश्चिमी टीला हो गया, तो ये भी दुर्गीकृत है, ये भी दुर्गीकृत, दोनों दुर्गीकृत हो गए। ये इस सवाल का मतलब क्या है, एक ही क्षेत्र पूरा दुर्ग के अंदर था, पूर्वी टीला पश्चिमी टीला एक ही दुर्ग के अंतर्गत हो गया। समझ आ गया? ये टीला है, दुर्गीकृत है ही नहीं। यहाँ पे सवाल पूछा
कि कौन सा स्थल 2 के बजाय 3 भागों में विभाजित था, तो धौलावीरा। और धौलावीरा में 3 भागों में विभाजित मतलब 1 2 3 3 टीले देखने को मिले। फिर कह रहा है अपवाद के रूप में किस स्थल में खिड़की और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर होते थे उनके जो मुख्य गेट होते थे या दरवाजे होते थे या जो खिड़कियां होती थी वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलती थी, लेकिन एक ऐसा स्थान मिला है जहां पे मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। तो वो स्थान कौन सा है? लोथल। और लोथल कहाँ पे है? सभी को पता है, गुजरात में है। ठीक है। किस स्थल पर जल निकासी प्रणाली का अभाव दिखाई दिया? तो ध्यान रखना, बनावली में। यहां पे जल निकासी प्रणाली हमको नहीं दिखाई दी। चलें आगे, नेक्स्ट सवाल। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो हड़प्पा जो कौन सी नदी के तट पर है पता है? रावी। हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। बहुत सा इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं ऐसे सवाल की। हड़प्पा किस जिले और देश में है? तो हड़प्पा का पहली बात तो दयाराम साहनी ने कब खोजा था? 1921 में। कौन सा जिला था? मोंटेगोमरी जिला, पाकिस्तान। ठीक है, मोंटेगोमरी जिला, पाकिस्तान, ध्यान रखेंगे। चलें आगे, वेरी गुड। कह रहा है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? हड़प्पा तो रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, ध्यान रखना। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। चलें आगे। और वर्तमान स्थिति क्या है मोहनजोदड़ो वर्तमान? अच्छा, मोहनजोदड़ो को किसने खोजा था? रखालदास बनर्जी ने 1922 में। ठीक है, लरकाना जिले में, पाकिस्तान। एक तो चन्हू दड़ो कब खोजा गया? 1934 में, ध्यान रखना। चन्हू दड़ो कब खोजा गया है? 1934 में। खोज किसने करी थी चन्हू दड़ो की? चन्हू दड़ो की खोज किसने करी थी? माधव स्वरूप वत्स ने। ठीक है, माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खोज करी थी। ध्यान से सुन लो, माधव स्वरूप वत्स ने खोज करी थी। कब करी थी? 1934 में। ओके। और इसी चन्हू दड़ों का उत्खनन का काम किसने किया? 1935 में उत्खनन का काम हुआ है, और 1935 में चन्हू दड़ों के उत्खनन का एक्सकेवेशन का काम किसने किया है? ध्यान रखना, अर्नेस्ट मैके ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। चन्हू दड़ो कहाँ पे है? पहली बात तो चन्हू किस नदी के तट पर है? तो ये भी चन्हू दड़ो सिंधु नदी के तट पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना, किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के। ठीक है, सिंध प्रांत पूछा जा सकता है, इस वजह से मैं बता दे रहा हूं, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। चले आगे। जैसे ये यहाँ पे लरकाना जिला वाला हम लोगों ने पढ़ा था ना, लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान, सेम वही। कालीबंगन स्थल के पास कौन सी नदी बहती है? कालीबंगन स्थल के पास कौन सी नदी बहती है? तो ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ, घग्गर नदी बहती है। लेकिन ये जो मेरी पेन रुक गई है, 1 मिनट समय दो मेरे को, 1 मिनट का समय देना यार। घग्गर नदी बहती है, बिल्कुल, वेरी गुड। और कालीबंगन के उत्खनन करता कौन थे पता है किसी को? कालीबंगन के जो उत्खनन करता थे वो थे बीबी लाल और बीके थापर। मुझे याद नहीं, मेरे नोट्स में लिखा है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। तो इस अगर पूछे आपसे तो ध्यान रखना, कालीबंगन के उत्खनन करता थे बीबी लाल और बीके थापर। ठीक है, 1 मिनट रुकना, बस बस 1 मिनट का समय देना मेरे को। अच्छा, ये बताओ, एक सवाल और मैं आपसे पूछता हूँ, कालीबंगन के जो वर्तमान स्थिति कहाँ पे, कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? हनुमानगढ़। ठीक है, तो कालीबंगन के पास कौन सी नदी बहती है बताएगा कोई? कालीबंगन के पास कौन सी नदी बहती है? घग्गर। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, घग्गर नदी बहती कालीबंगन के पास। और कालीबंगन के उत्खननकर्ता कौन थे? बीबी लाल और बीके थापर थे, वेरी गुड। और कालीबंगन कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़, राजस्थान। क्लियर, अपना काम हो गया, डन। आगे चलें, चलो। कोट डीजी इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? कोट डीजी कहाँ पे है? कोट डीजी किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, कोट डीजी किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। अब सिंधु नदी की बात आएगी तो सिंध प्रांत पाकिस्तान, ध्यान रखोगे, सिंध प्रांत
पाकिस्तान ध्यान रखोगे आप लोग, वेरी गुड। फिर इसमें सवाल है, कोट दीजिए कि उत्खनन खोजकर्ता और उत्खनन कौन थे? इसने खोजा है फजल अहमद खान ने, वेरी गुड, फजल अहमद खान ने, ठीक है। विच रिवर इज एसोसिएटेड विद द साइट ऑफ रंगपुर? रंगपुर स्थल किस नदी से संबंधित है, जल्दी बताओ। रंगपुर स्थल किस नदी से संबंधित है? रंगपुर स्थल किस नदी से संबंधित है? तो रंगपुर भादर नदी से संबंधित है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना। और रंगपुर की खोज किसने करी थी पता है? एसआर राव ने, एसआर राव ने। ये एसआर राव वही हैं जिन्होंने स्वदेशी उद्भव माना है इंडस वैली सिविलाइजेशन को, ठीक है, स्वदेशी उद्भव माना है। कह रहा है हु एक्सकेवेटेड बोथ रंगपुर एंड लोथल? रंगपुर और लोथल दोनों का उत्खनन किसने किया है? एसआर राव ने, ठीक है। और रंगपुर और लोथल दोनों कहाँ है? अहमदाबाद। रंगपुर और लोथल दोनों गुजरात के किस जिले में है? अहमदाबाद। लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर? लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा। और रंगपुर भादर, ठीक है। लोथल किस नदी के तट पर मिला हमको? भोगवा नदी के तट पर। रोपड़ स्थल किस नदी के तट पर है? सतलज के, रावी के, हिंडन, यमुना। रोपड़ स्थल, रोपड़ स्थल किस नदी के तट पर है? तो रोपड़ जो है वो है सतलज नदी के तट पर, ठीक है। रोपड़ और आलमगीर पुल दोनों का उत्खनन काम किसने किया है? रोपड़ और आलमगीर पुल स्थलों का उत्खनन किसने किया है? रोपड़ और आलमगीर पुल दोनों का उत्खनन किसने किया है? तो यज्ञदत्त शर्मा, ध्यान रखना, ठीक है। रोपड़ कहाँ पे है? तो रोपड़ है पंजाब में, ठीक है। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में। किसने किया है? यज्ञदत्त शर्मा ने। आलमगीर पुल किस नदी के तट पर है? आलमगीरपुर की नदी अगर आपसे पूछेगा तो हिंडन नदी बताना। और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के किस उसमें है? मेरठ में है, अभी हम लोग देख के आए हैं क्योंकि, ठीक है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? मेरठ में है। और किसने उत्खनन किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने, क्लियर है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? मेरठ में। किसने उत्खनन किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने। किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी के तट पर है, ठीक है। नदी के तट पर अगर पूछे तो हिंडन नदी बता देना। नेक्स्ट सवाल कह रहा है दास्क नदी, कह रहा है दास्क नदी पर स्थित सुतकांगे डोर का उत्खनन किसने किया था? तो सुतकांगे डोर का उत्खनन किया था ऑरेल स्टाइन ने, ऑरेल स्टाइन ने, ठीक है। बनावली किस नदी के तट पर है? बनावली किस नदी के तट पर है? बनावली सरस्वती नदी के तट पर है, ध्यान रखना, ठीक है, सरस्वती नदी के तट पर। और 1973 में बनावली का उत्खनन किसने किया था? बा से बनावली, आर बिस्ट, बिस्ट से आर एस बिस्ट, ठीक है। तो 1973 में हो रही बनावली का उत्खनन। तो पहली बात तो यही ध्यान रख लो अपने आप में, यही इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। और आर एस बिस्ट, बा से बनावली, बा से बिस्ट, ध्यान रखना, बनावली बिस्ट, बनावली बिस्ट। फतेहाबाद हरियाणा में है, इतना डीप में मत जाओ, लिखा भी है फतेहाबाद हरियाणा, ठीक है। किस जिले में है बनावली? फतेहाबाद हरियाणा। हम लोगों ने बहुत सारा सवाल कर लिया, 81 क्वेश्चन। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट 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 धौलावीरा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? धौलावीरा किस नदी के तट पर है? तो धौलावीरा लूनी नदी के तट पर है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया। इसकी खोज इसकी उत्खनन करता पता कौन थे? आर एस बिस्ट भी थे और जेपी जोशी भी थे। तो आर एस बिस्ट और जेपी जोशी ये दो लोग थे धौलावीरा के उत्खनन करता, ठीक है। किस जिले में है धौलावीरा? तो गुजरात में है, कच्छ जिले में है, गुजरात के कच्छ जिले में, क्लियर। हम लोग बहुत सारे सवाल कर चुके हैं ना, आई थिंक देखो कई सारे सवाल करके आ गए अपन लोग, वेरी गुड। अच्छा हाँ, 8 नंबर तो पढ़े, 80 कितने पे पहुंच गए अपन लोग? 85, ओके। 1976 एंड 1977 में मांडा स्थल का उत्खनन किसने किया था? मांडा स्थल का उत्खनन किसने किया था? तो जेपी जोशी ने किया था, ठीक है। तो एक तो पहले तो हमको ये ध्यान रखना है, उत्खनन हो कब रहा है? 1976-77 में, जेपी जोशी ने किया है, ठीक है। और मांडा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। चलो, दैमाबाद, दैमाबाद किस नदी के तट पर है? तो प्रवरा नदी के तट पर, ध्यान रखना, ठीक है। और दैमाबाद का उत्खनन किसने किया था? एम.एन. देशपांडे ने। चलें आगे, ओके। हुलास कहाँ पे है? हुलास कहाँ पे है? सहारनपुर, यूपी। पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। हुलास किस नदी के तट पर है? हुलास किस नदी के तट पर है? यमुना। देसलपुर कहाँ पे है? देसलपुर कहाँ है? गुजरात, कच्छ। चलो, कह रहा है किस स्थल पर माउंट एबी और कब्रिस्तान R37 पाए गए? बहुत बढ़िया सवाल, ये सवाल है सही सलामत।
किस स्थल पर माउंट एबी और कब्रिस्तान R37 पाए गए? माउंट एबी टीला, कब्रिस्तान R37, ये कहाँ पाए गए? ये पाए गए हड़प्पा में। ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। ये भाई साहब, ये सवाल ही ऐसा है कि ये पूछे जा सकते हैं आपसे, तो इसलिए ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखना है अपने को। कह रहा है स्त्री के गर्भ से निकला पौधा उर्वरा देवी के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? तो इसके भी प्रमाण हमको मिलते हैं हड़प्पा से। ध्यान रखना, इसके भी प्रमाण हमको हड़प्पा से मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं फैक्ट के फॉर्म में। सिंपल फैक्ट है, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा उर्वरा देवी के प्रमाण हमको सिंधु घाटी सभ्यता के किस क्षेत्र से मिलते हैं? तो हड़प्पा। सीपी का पैमाना और शंख का बना बैल, सीपी का पैमाना और शंख का बना बैल कहाँ खोजा गया? ये भी खोजा गया है हड़प्पा में। फिर अगला सवाल है, स्वास्तिक, चक्र, गेहूं और जौ के दाने और बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र। स्वास्तिक, चक्र, गेहूं, ठीक है, जौ के दाने, बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, ये कहाँ मिला है? हड़प्पा। इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। फिर कह रहा है 12 कक्षों वाला अन्नागार, अ ग्रेनरी विथ 12 रूम्स, अ ग्रेनरी विथ 12 कक्षों वाला अन्नागार, ये भी हमको हड़प्पा में मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हमें हड़प्पा में मिला है, ध्यान रखने वाली बात है, याद कर सकते हैं इसको हम लोग। कह रहा है वेयर इज द ग्रेट बाथ, वेयर इज द ग्रेट बाथ लोकेटेड, वृहद स्नानागार कहाँ पे है? वृहद स्नानागार कहाँ पे है? वृहद स्नानागार कहाँ पे है? वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में। चले आगे। ओके, फिर सवाल पूछा है किस इमारत को सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत माना गया है? किस इमारत को सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत माना गया है? बताओ, सबसे बड़ी इमारत हम किसे कहते हैं? सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत किसे कहा जाता है? तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहा जाता है अन्नागार को, ग्रेनरी, मोहनजोदड़ो में, जो कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत माना जाता है इसे। कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सवाल है, पढ़ाया तो आता है, नहीं तो आगे बढ़ो, याद कर लेना, ठीक है इसे। अब आधे बोर हो गए होंगे मुझे पता है 100% बोर हो गए होंगे, 98 सवाल हो गए। बेटा बैठे रहो, थोड़ी देर की बात है, अभी 1 घंटे भी नहीं हुए हैं, ध्यान से देखो 36 मिनट हुए हैं अभी, राइट। तो क्वेश्चन ही छोटे छोटे में लेके आया ताकि बहुत सारी चीजें हम लोग कवर कर सके। कांस्य की नर्तकी और पशुपतिनाथ की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? बताओ, हड़प्पा से मिली है कि मोहनजोदड़ो से मिली? कांस्य की जो नर्तकी की मूर्ति है ना, ये और पशुपतिनाथ की मूर्ति, ये सारी चीजें हमको मोहनजोदड़ो से मिली है, हमें नहीं, मतलब मोहनजोदड़ो से में पाई गई हैं। अ स्टैचू ऑफ मदर गॉडेस, अ योगी सील एंड क्ले स्केल्स, एक साथ क्या क्या? मातृ देवी की मूर्ति, योगी मुद्रा और मिट्टी की तराजू कहाँ मिली है? ये 3 चीजें कहाँ मिली हैं? मोहनजोदड़ो में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। सबसे बड़ी ईंट और गीली मिट्टी के दिए कहाँ पाए गए? चलो, लार्जेस्ट ब्रिक एंड वेट क्ले फॉर ऑन इन पॉट दिए कहाँ पाए गए? सबसे बड़ी ईंट और गीली मिट्टी के दिए ये पाए गए हैं मोहनजोदड़ो में, ये भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कह रहा है किस स्थल पर मनका बनाने का कारखाना था? मनका बनाने का कारखाना कहाँ पे था? चन्हूदड़ो, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। फिर कह रहा है झूकर झांगर संस्कृति और वक्राकार ईंट के अवशेष कहाँ मिले? झांगर कल्चर एंड कर्व्ड ब्रिक्स हमको कहाँ देखने को मिले? कर वक्राकार ईंटें जो होती हैं वो कहाँ देखने को मिली? चन्हूदड़ो में, ठीक है। फिर अगला सवाल है कि अलंकृत हाथी, 4 पहियों वाली गाड़ी, लिपस्टिक और कंघा, ये चीजें हमें कहाँ से मिली हैं? 4 पहियों वाली गाड़ी, लिपस्टिक, कंघा, ये हमें कहाँ से मिले हैं? चन्हूदड़ो। वेरी गुड, बहुत सारी पूरी प्रैक्टिस करा दी। आई थिंक ये जिस लेवल की प्रैक्टिस मैंने कराई है, आपको पूरे टॉपिक की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो गई। यानी इस तरीके की प्रैक्टिस, एक चीज़ पता क्या हो रही है आपको, पूरे टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, पूरे टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, पहली चीज़ ये पूरे टॉपिक की। फिर प्री के हमें फैक्ट मिल रहे हैं और छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहे हैं, हाँ यहाँ पे ऐसी चीज़ें थी, और हम प्री के लिए माइंडसेट भी डेवलप कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, यूपी पीसीएस स्पेसिफिक, है ना, क्लियर। आई थिंक ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। चलो, फिर नेक्स्ट सवाल है आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं और जुते हुए खेत, ये कहाँ से मिला? ये तो बड़ा अच्छा सवाल।
ये बहुत अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट, कालीबंगन से मिले हैं और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये पूछा गया है, जूते हुए खेत वगैरह वाला सवाल ये पूछा गया है। कह रहा है कांच और मिट्टी की चूड़ियां कहाँ मिली? कांच और मिट्टी की चूड़ियां कहाँ मिली हैं? कांच और मिट्टी की चूड़ियां कहाँ मिली, बताओ जल्दी बताओ, कांच और मिट्टी की चूड़ियां कहाँ मिली? कालीबंगन में, ध्यान रखना, कांच और मिट्टी की चूड़ियां कहाँ मिली हैं? कालीबंगन में। फिर अगला सवाल है कि वेयर वेयर सिंबॉलिक बरियल्स एंड ग्राइंड स्टोन सिलबट्टा वन हॉर्न डीटी एंड सिलेंड्रिकल सील्स, प्रतीकात्मक समाधि, सिलबट्टा, एक सींग वाले देवता और बेलनाकार मोहरे, ये हमें कहाँ से मिली है? बहुत बढ़िया सवाल है, ये हमें कहाँ से मिली पता? ये हमें मिली हैं प्रतीकात्मक समाधि, सिलबट्टा, एक सींग वाले देवता, बेलनाकार मोहरे, ये सारी चीजें भी हमें कालीबंगन से ही मिली। अब बताओ एक और सवाल, अंत्येष्टि की तीनों विधियां पूर्ण आंशिक दाह प्रचलित थी कहाँ पे पता है? तीनों विधियां कालीबंगा में ही। इसके प्रूफ हमको यहाँ से मिलते हैं, यानी उस समय के कल्चर के बारे में हमें भी पता लग रहा है, ये पॉइंट समझना जरूरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉकयार्ड बंदरगाह में कहाँ मिलता है? बंदरगाह कहाँ पाया गया? बंदरगाह में कहाँ पाया गया? तो लोथल, सभी को पता होगा, पढ़ा होगा तो पता होगा। बंदरगाह कहाँ पाया गया? लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा धान व बाजरे के साथ, धान व बाजरे के साथ फारस की मुहर कहाँ मिली? एविडेंस ऑफ राइस एंड मिलेट, पर्सियन सील, ये कहाँ मिला है? तो फारस की मुहर, धान व बाजरे के साथ, और घान की भूसी देखोगे, तांबे का कुत्ता देखोगे, दिशा मापक यंत्र, डायरेक्शन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, ये सारी चीजें हमको कहाँ मिली है? लोथल में मिली है। तो यानी डायरेक्शन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहाँ मिला है? लोथल में मिला है। दिशा मापक यंत्र हमको कहाँ मिला है? लोथल में। धान की भूसी लोथल में, तांबे का कुत्ता लोथल। ठीक है, ध्यान रखना। फिर एक सवाल है, स्टेडियम एंड द साइन बोर्ड विथ 10 लार्ज साइन, स्टेडियम एंड साइन बोर्ड विथ 10 लार्ज साइन, स्टेडियम और सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्ह वाला शिलालेख, ये कहाँ मिला है हमको? ये हमें मिला है धौलावीरा से, ये हमें मिला है धौलावीरा से। अगली बार फैक्ट में पूछे तो ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मत रटने का प्रयास मत करना, रिवीजन कर लेना बस, रिवीजन कर लेना बस। अभी रीडिंग कर लो मेरे साथ, ये रीडिंग ही चल रही मान लो प्रैक्टिस के साथ, रीडिंग रिवीजन, फिर इसकी प्रैक्टिस फिर से कर लेना। एक बार क्लास देख लेना, 2x पे देख लेना, मैं तो कहता हूँ बस 2x पे क्लास देख लेना, आपका बहुत काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, पता है, बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, प्लीज मेरी बात मानो। फिर कह रहा है विच साइट इज नोन फॉर हैविंग द बेस्ट वाटर मैनेजमेंट, बेस्ट वाटर मैनेजमेंट के रूप में किस साइट को जाना जाता है? बेस्ट वाटर मैनेजमेंट, सबसे अच्छा जल प्रबंधन, सबसे अच्छा जल प्रबंधन कहाँ मिलेगा? सबसे अच्छा जल प्रबंधन धौलावीरा में। ठीक है, वेयर वर हॉर्स बोन्स एंड सीमेट्री, घोड़े की अस्थियां और कब्रगाह हमें कहाँ मिले? घोड़े की अस्थियां और कब्रगाह, ये सुरकोट दा। अ टॉय प्लो, हल की आकृति, कॉपर एरोहेड एंड बार्ले, हल की आकृति वाला खिलौना, तांबे का बाणाग्र और जौ कहाँ मिलता है? तो ये सारी चीजें हमको मिलती हैं बनावली में। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक सवाल है, जैसे पूछ रहा है वेयर वर अ टॉय कार्ट, मेनी बीड्स, बैंगल्स, खिलौना गाड़ी, अनेक मनके और चूड़ियां कहाँ मिली हैं? चूड़ियां उड़ियां कालीबंगन में मिली, लेकिन जब खिलौना गाड़ी की बात आ जाए ना, तो खिलौना गाड़ी वाली बात ध्यान रखना, हुलास में हमको मिली। हड़प्पाई लिपि की प्रकृति क्या थी पता है? पिक्टोग्राफिक, आपको इसमें चित्रात्मक देखने को मिलेगी। हड़प्पाई लिपि कैसी थी? चित्रात्मक थी। क्लियर? ये लिपि दाई से बाई ओर लिखी, दाई से बाई ओर चलते थे, हम लोग बाएं से ऐसे लिखते हैं ना, हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ से लिख, जैसे कॉपी है, जैसे कॉपी है फॉर एग्जांपल, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ से लिखेंगे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे आ जाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे आ जाएंगे, ऐसे करते हैं ना। हड़प्पाई लिपि दाई से बाई ओर जाती थी ऐसे, क्यों? तो कहीं कहीं ऐसे, इसको शायद ऐसे कहते हैं, बॉस्टोफाइडन पद्धति इसको कहते हैं, ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, चलो छोड़ो, ये कोई मतलब नहीं, नाम याद होना चाहिए अपने को, तो नाम पता हो कौन सी पद्धति के नाम क्या था। तो वही हड़प्पाई लिपि कैसे लिखी जाती थी? राइट टू लेफ्ट, बूस्ट्रोफेडन पद्धति कहते हैं। अपने को नाम याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में यही आएगा, एग्जाम सेंट्रिक पढ़ना है, ज्यादा ज्ञान नहीं लेना, एग्जाम सेंट्रिक पढ़ो क्योंकि एग्जाम में यही नाम लिख के आने वाला है, सिंपल। ठीक है, हड़प्पा के लोग किन देवी देवताओं की पूजा करते थे? तो वो मातृ देवी, पशुपति, लिंग, योनि, इनकी पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, क्या हड़प्पा के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? बिल्कुल करते थे, ध्यान रखना ये पॉइंट हाँ है, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसीलिए जो कब्रों में दफनाते थे उनके साथ सामान वामान भी दफनाते थे।
फिर सवाल कह रहा है, अच्छा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है पता? राखीगढ़ी है, ध्यान रखना, सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी। फिर कह रहा है प्रमुख हथियारों की अनुपस्थिति के आधार पर हड़प्पा समाज को किस रूप में माना जाता है? तो उनके पास तो हथियार तो थे नहीं, हथियार तो थे नहीं। युद्धप्रिय कह सकते हैं, नहीं। विस्तारवादी, नहीं। सामंती, बिल्कुल नहीं। शांत प्रिय लोग थे, ध्यान रखना, शांत प्रिय लोग थे। फिर अगला सवाल है, हड़प्पा वासियों की खान पान की आदतें क्या थी? शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे लोग, ये पॉइंट ध्यान रखना। जो हड़प्पा समय की जो सोसाइटी थी उसकी संभवतः प्रकृति क्या थी? हड़प्पा समाज की प्रकृति संभवतः क्या थी? व्हाट वाज द लाइकली द नेचर ऑफ हड़प्पन सोसाइटी? तो जो मात्र सत्तात्मक थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, कि हड़प्पा समाज की जो प्रकृति थी वो मात्र सत्तात्मक, मैट्रियार्कल, बिल्कुल सही। हु डिस्क्राइब्ड हड़प्पा एज अ सेमी इंडस्ट्रियल सिटी? हड़प्पा को सेमी इंडस्ट्रियल सिटी किसने कहा? अर्ध औद्योगिक नगर किसने कहा है? अर्ध औद्योगिक नगर किसने कहा है? तो ध्यान रखना, पिग्गट, पिग्गट ने कहा, पिग्गट ने। अकॉर्डिंग टू द पिग्गट विच टू सिटीज वर द ट्विन कैपिटल ऑफ द वास्ट एम्पायर? मतलब सवाल है कि पिग्गट के अनुसार कौन से दो शहर विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थे? इस साम्राज्य की राजधानी बोला है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। चले आगे, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है अपना? नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड। हाँ, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? किस प्रकार के औजारों का उपयोग किया जाता था? थोड़ा तेजी से करते हैं, बैटरी जाने वाली है, लाइट नहीं आ रही। हड़प्पा वासियों द्वारा किस प्रकार के औजारों का यूज किया जाता था? तो हड़प्पा वासियों के द्वारा जो औजार यूज किए जाते थे बहुत सिंपल, कांसे के औजार यूज करते थे वो लोग। फिर सवाल कह रहा है, हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो में शासन का स्वरूप क्या था? मोनार्की, जनतंत्रात्मक, कुलीन तंत्र, या सैन्य शासन? तो डेमोक्रेसी थी हंटर के अकॉर्डिंग। ये लाइन भी ध्यान रखना है, ठीक है। हड़प्पा की मोहरों में सबसे अधिक किस जानवर का चित्र मिला है? तो श्रृंगी, बैल का। सबसे ज्यादा श्रृंगी बैल का मोहरों में सबसे अधिक किस जानवर का अंकन मिला है? श्रृंगी बैल। सुमेरियन लेखों के अनुसार किस क्षेत्र की पहचान मेलुहा के रूप में की गई? तो मेलुहा सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित है, ध्यान रखना, सिंध क्षेत्र से। मेलुहा को हम सिंधु क्षेत्र से ही मानते हैं। और दिलमुन किस स्थान को संबंधित करता है, संदर्भित करता है? तो दिलमुन जो था बहरीन, बहरीन के बारे में बात करता है। बहरीन मतलब जो इसके साथ साथ सुथरा देश, हाथियों को देश, इसको सुथरा देश और हाथियों का देश भी कहा गया, साफ सुथरा देश। तो दिलमुन को ही साफ सुथरा देश, सुहेरा देश और हाथियों का देश कहा जाता था। किस स्थान को? दिलमुन को ही, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, किस सभ्यता को सबसे पहले लेखन कला का श्रेय दिया जाता है? तो सबसे पहले लेखन कला सुमेरियन लेख के अनुसार इसी को कहा जाता है, किसको? सिंधु सभ्यता को, ठीक है, सिंध क्षेत्र को ही कहा जाता है। क्लियर 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 क्लियर। अच्छा एक सेकंड, किस सभ्यता को सबसे पहले लेखन कला का श्रेय दिया जाता है? तो सबसे पहले लेखन कला इसी सभ्यता में आई थी, सुमेरिया के संबंध में ये कहा जाता है, सुमेरियन लेख के अनुसार इसे कहा जाता है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इस तरह के सवाल पूछते नहीं है, लेकिन मैं इसे एक बार क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। फिर जैसे हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्थल कौन से थे? हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्थल बता चुके हैं हम आपको, कौन से सबसे बड़े स्थल? राखीगढ़ी और सबसे बड़े राखीगढ़ी और मोहनजोदड़ो बताया, अभी मैंने आपको बताया था। ओके, हड़प्पा वासियों को तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? खेतड़ी, राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? खेतड़ी और राजस्थान और बलूचिस्तान से, ठीक है। लाजवर्द कहाँ से मंगाते थे लोग? अफगानिस्तान से, ठीक है, अफगानिस्तान से मंगाते थे, ध्यान रखना। लाजवर्द कहाँ से मंगाते थे? अफगानिस्तान से मंगाते थे। फिर उसके बाद सवाल कह रहा है, फिरोजा और टिन किस देश से आयात किए जाते? फिरोजा और टिन मंगाते थे ये लोग ईरान से। कहाँ से मंगाते थे? ईरान से। चांदी, चांदी कहाँ से लेके आते थे? चांदी कहाँ से लेके आते थे? राजस्थान, अफगानिस्तान, राजस्थान। राजस्थान में जैसे ये कह सकते हैं अजमेर, और अजमेर राजस्थान, अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान से भी लेते थे। ये दोनों हो जाएंगे, आंसर ये लगाओ तुम, ठीक है। सीसा कहाँ से लेते थे? सीसा, सीसा पता है हड़प्पा वासियों को सीसा किस स्थान से मिलता था? सीसा मिलता था अफगानिस्तान और अजमेर से, ध्यान रखना, सवाल पूछा जाए तो ध्यान रखना। शिलाजीत कहाँ से प्राप्त करते थे हड़प्पा वासी? शिलाजीत कहाँ से प्राप्त करते थे? शिलाजीत जो प्राप्त करते थे हिमालय से। और 139 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। गोमेद कहाँ से प्राप्त किया जाता था? हड़प्पा वासी गोमेद कहाँ से प्राप्त करते थे? तो गुजरात से प्राप्त करते थे। एंड 140 नंबर क्वेश्चन,
कि किन विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बाह्य आक्रमण या आर्य को बताया है? तो गार्डन चाइल्ड व्हीलर और व्हीलर ने बोला है कि बाहरी आक्रमण हुआ था, क्योंकि ये लोग विदेशी सभ्यता मानते थे ना। और कह रहा है अर्नेस्ट मैके और आर एस राव ने क्या कहा है? अर्नेस्ट मैके और आर एस राव ने बोला कि बाढ़ आ गई थी। सबके विचार हैं, देखो हम आपसे यहाँ पे नहीं पूछना, कोई एनालिसिस नहीं पूछना है, सबने क्या कहा वो पूछना है। इन्होंने क्या कहा वो आपको बता देना है, बस सिंपल, आगे बढ़ो। फिर क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा इंपैक्ट किसने बताया? जलवायु परिवर्तन का प्रस्ताव किसने दिया कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसा हो गया? तो स्टाइन और अमलानंद घोष ने कहा है। ठीक है, सवाल आ जाए तो याद रखना है। बाकी किसका मानना था कि भूतात्विक परिवर्तन यानी टेक्टोनिक चेंजेस, भूकंप आ गया था? तो एम आर साहनी ने ऐसा बोला है कि भूकंप की वजह से वो सभ्यता नष्ट हो गई। फिर जॉन मार्शल ने सभ्यता के पतन का श्रेय किसे दिया? जॉन मार्शल ने बोला है प्रशासनिक शिथिलता, एडमिनिस्ट्रेटिव लैक्सिटी। एंड 145 नंबर क्वेश्चन, KUR केनेडी के अनुसार पतन का प्राथमिक कारण क्या था? महामारी। एंड मैं फिर से एक बार आपको ऊपर लेके चलता हूँ, एंड हम लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हैं। प्लीज रिवाइज, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861? अलेक्जेंडर कनिंगम, ASI 1861। इस तरीके के बहुत सारे हम लोगों ने सवाल किए। सो थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपने पूरी क्लास देखी है तो क्लास लिख के जाना, डन, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।